मुझे साक्षात, जिसे कहते हैं ना, साक्षात एक औरत हमारे गेट पे इंतजार करती हुई दिख रही थी, जैसे कोई इंतजार नहीं करता। बहुत ज्यादा ताकतवर था उस टाइम पे। उसे दो बंदे हिला नहीं हिला पाए। फिर उसको बोला थोड़ी देर यहीं बैठो, वो तुम्हें बाहर से देख रही है, वो तुम्हें। वो एकदम से उछल के बेड में बैठा और एक छलांग में उसने दोनों पैर ऊपर रखे। मैंने कहा इन सबको भेज दो, पर आप मत जाओ प्लीज, आप मत जाओ प्लीज, आप मत जाओ करके, क्योंकि मुझे पता था कि वो बाहर ही खड़ी है अभी तक। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे जिंदगी भर अपने ऊपर से हटा ना पाए। आगे बढ़ने से पहले मेरा बस आपसे एक ही सवाल होगा, अधूरी इच्छाओं के साथ जो इंसान इस दुनिया को छोड़ के जाता है, क्या वो सही में जा पाता है? उसकी जिंदगी कुछ ज्यादा ही शापित नहीं होती? आत्मा बनने के बाद भी क्या वो अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए किसी की बॉडी को पोजेस कर सकते हैं? आपने 90-20 मूवी तो देखी होगी, जहां पर एक पात्र दिखाया गया था जो देशद्रोही था। वो इंसान अपनी चीजों को पूरा करने के लिए पूरे देश को धोखा दे रहा था, लेकिन जब बीच में एक फीमेल कैरेक्टर आई जिसने रोकने की कोशिश की उन्हें, और एट द एंड जब पता चल गया कि ये सारा एक छल था, तो मरते टाइम उस इंसान ने एक ऐसा श्राप दिया था जिसको पूरा करने के लिए जब अगले जन्म वो लड़की उस महल में आई जिसका नाम था लीसा, उसे बुरी तरीके से पोजेस किया था। मतलब मेरा सिर्फ इतना कहना है, इमेजिन कीजिए कि आप किसी अधूरी इच्छा की आत्मा के सिर्फ एक पपिट बन के रह जाए, मतलब एक कठपुतली बन जाए, तो आपको बुरी तरीके से पोजेस भी किया जाएगा और बदला लेने के लिए वो सब कुछ किया जाएगा, चाहे वो बदला किसी दूसरे से लेना हो। आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है ये हमें मीनाक्षी ने भेजा है। मीनाक्षी के साथ ये पूरा रियल इंसिडेंट हुआ 2015 में। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मीनाक्षी और उनके परिवार के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मीनाक्षी उत्तराखंड से बिलोंग करती है, लेकिन इनके पापा ने अपना बिजनेस जमाने के लिए मेरठ में अपनी पूरी फैमिली को शिफ्ट कर लिया था। मेरठ में इनके पापा, मम्मी, बड़े भाई जिनकी शादी हो चुकी है, और मीनाक्षी रहती थी। मीनाक्षी ने जॉब के लिए अप्लाई किया और दिल्ली में इन्हें जॉब मिल गई। 2015 में ये अपने मौसा मौसी के साथ रहती थी आर के पुरम में। मौसा मौसी के 2 बच्चे थे जो इनसे एक 2-2 साल के गैप में छोटे बच्चे रहे होंगे। दोनों का नाम था विशाल और वैशाली। विशाल जो थे वो मौसा मौसी के बड़े लड़के थे और वैशाली छोटी बेटी थी। परिवार में सब कुछ सही चल रहा था, और जो मीनाक्षी थी वो अपनी मौसा मौसी के साथ रहती थी। डेली का इनका एक ही रूटीन था, ये सुबह उठती थी, नहाती थी, धोती थी, ब्रेकफास्ट करती थी और इंडस्ट्री में काम किया करती थी, मेकअप इंडस्ट्री में। मीनाक्षी ने बताया कि अक्षय भाई मैं सुबह उठती थी, बस पकड़ती थी, उसके बाद मेट्रो से आगे जाती थी। उस मेकअप इंडस्ट्री में, कंपनी का नाम तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन उभरती कंपनी थी 2015 में, वहाँ पर ये काम किया करती थी। और शाम को जब ये कंपनी से निकलती थी तो सेम प्रोसीजर होता था, मेट्रो पकड़ के वापस आना, बस से ट्रैवल करना और फिर अपने दिल्ली वाले घर में आर के पुरम में आ जाना। मूसा जी जो थे वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो उनका ट्रांसफर हुआ था और अच्छा खासा प्रमोशन हुआ था, तो आर के पुरम सेक्टर 1 से सेक्टर 5 में शिफ्ट हो गए थे, जहाँ 3 BHK उन्हें मिला था। घर परिवार में सब कुछ सही चल रहा था। अचानक से मीनाक्षी के साथ कुछ ऐसी अजीब चीजें होती हैं जिसको सुनने के बाद आप बहुत बुरी तरीके से दहल जाएंगे। बात है 2015 की। मीनाक्षी अपनी आम दिनों में अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से व्यतीत कर रही थी अपने मौसा मौसी के घर पे। डेली उन्हें जॉब के लिए जाना होता था, सैलरी वगैरह सब कुछ ठीक थी। इनके खुद के कुछ सपने थे और ये भी चाहती थी कि जो इनके कजन्स थे विशाल और वैशाली, उनको भी अच्छे से पढ़ाए लिखाए और आगे बढ़ाए। तभी अचानक से उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा त्योहार आता है जहाँ पर देवता नचाए जाते हैं। बहुत ही सम्मानित तरीके से ये त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। मीनाक्षी ने बताया कि उस टाइम पर अक्षय भाई, मेरे पापा, मम्मी, मौसा मौसी उस त्योहार को मनाने के लिए उत्तराखंड गए थे। तो जब घर वाले त्योहार मनाने के लिए उत्तराखंड गए हुए थे, मीनाक्षी ने बताया कि अक्षय भाई आज भी वो रात मेरे को याद है जब मैं अपने ऑफिस से वापस आ रही थी। मैं घर में आती हूँ आर के पुरम वाले घर में, और विशाल और वैशाली के साथ थोड़ा सा टाइम एंजॉय करना चाहती थी। वैशाली ने चाय बनाई थी और मैं चाय पी के आराम से बेड पे बैठी हुई थी, लेटे हुए। अचानक से वहाँ पर हल्का सा मजाक मस्ती शुरू होती है, और उस मजाक मस्ती के दौरान मैं इतना ज़ोर से हंसना शुरू करती हूँ, इतना ज़ोर से हंसना शुरू करती हूँ, मतलब विशाल और वैशाली देखकर बुरी तरीके से डर गए थे कि ऐसा कौन सा मजाक हुआ जिसकी वजह से मीनाक्षी जो थी वो इतनी बुरी तरीके से हंसने लगी कि विशाल और वैशाली बुरी तरीके से डर गए। तभी अचानक से विशाल और वैशाली दोनों मिलकर बोलते कि दीदी आप ठीक तो हो?
हमने ऐसा भी कोई मजाक नहीं करा जिसकी वजह से आप इतनी बुरी तरीके से हंस रहे हो, आप पागल तो नहीं हो गए हो। अचानक से मीनाक्षी थोड़ा सा कंट्रोल में आती है और उसके बाद मीनाक्षी रोना शुरू कर देती है। जैसे ही मीनाक्षी रोना शुरू करती है तो वहाँ पर जो विशाल वैशाली थे वो अचानक से पीछे हो जाते हैं और थोड़ा दहल से जाते हैं और वो आपस में बात करना शुरू करते हैं इशारों में कि इनको हुआ क्या। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ये मीनाक्षी दीदी नहीं है, अभी हंस रही थी अब अचानक से रोना शुरू कर दिया। तो विशाली बोलती है कि मीनाक्षी दीदी डराओ मत ना, क्या हुआ, सब ठीक है ना, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो। तो वहाँ पर मीनाक्षी दीदी जो थी वो इन दोनों को घूरना शुरू करती है। मीनाक्षी दीदी इनको इस तरीके से घूरती हैं कि जो वैशाली थी वो फटाफट से फ़ोन उठाती है और बोलती है कि दीदी आप मेरे को डरा रहे हो, मैं आपकी मम्मी को फ़ोन कर दूंगी, ऐसे मत डराओ, हम दोनों बच्चे हैं, आपसे छोटे हैं, हम बहुत डर रहे हैं। तो मीनाक्षी नीचे देखती हैं और अचानक से फिर दोबारा इनको घूरना शुरू करती हैं और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती हैं। इस चीज़ को देखने के बाद जो वैशाली थी वो सीधा मीनाक्षी की मम्मी को फ़ोन मिलाती है, जो कि उत्तराखंड के उस त्यौहार को मनाने के लिए गई थी। अब इनकी जो मम्मी की खासियत है, मीनाक्षी की मम्मी के अंदर देवी की छाया आती थी। तो जैसे ही वैशाली फ़ोन मिलाती है तो वैशाली बताना शुरू करती है कि मौसी जी ऐसे ऐसे, ये अभी तक तो हंस रही थी अब रो रही है, पता ही नहीं इनको क्या हो गया। तो जो मम्मी जी थी बात करते करते अचानक से उनके अंदर देवी की छाया आ गई, माता की छाया आ गई। वो सीधा बोलती है कि फ़ोन एक बार मीनाक्षी को दो। अब उनकी मम्मी उन्हें मिनी के नाम से बोलती थी। तो फ़ोन पर अचानक से उनकी मम्मी बोलती, मिनी तेरे को क्या हो गया है, तू ठीक है बेटा। मिनी कुछ बोलेगी और यहाँ पर मीनाक्षी जो थी वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग रही थी, जिसके बाद ऐसा लग रहा था पता नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। उधर से जो इनकी मम्मी जी थी वो बार बार मिनी मिनी क्या हो गया बेटा। मीनाक्षी अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी वैशाली समझ जाती है कि कोई तो बहुत बड़ी आफत आ गई है। ये मीनाक्षी के हाथ से फ़ोन लेती है और सीधा बोलती है, मौसी जी अब क्या करना है आप मुझे बताओ, ये तो चुप ही नहीं हो रही है। तो उधर से मीनाक्षी की मम्मी बोलती है कि एक काम करो, मंदिर में जाओ और मंदिर में भभूत रखी है, वो भभूत इनके सर पे लगा दो और सर पे लगाने के बाद घर में फटाफट से अखंड जोत जलाओ। उस जोत के दिए में घी इतना ज़्यादा डाल दो कि वो पूरी रात नहीं रुकना चाहिए और कोशिश करो तुम वहाँ से फटाफट निकलो। थोड़ी ही दूरी पे आर के पुरम में मामा मामी रहते हैं, उनके घर पे जाओ, जितनी जल्दी हो सकता है उस घर में चले जाओ, इस घर को खाली कर दो, इस घर में रहने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद वैशाली फटाफट से उठती है, मंदिर की तरफ भागती है और भभूत उठा के सीधा लेके आती है और मीनाक्षी के सर पे लगा देती है। 5 मिनट निकले, 10 मिनट निकले, 15 मिनट बाद अचानक से मीनाक्षी जो थी वो शांत होती है और पूछना शुरू करती है विशाल और वैशाली से कि क्या हुआ, कुछ हुआ था क्या यहाँ पे, तुम लोग इस तरीके से मुझे क्यों देख रहे हो। इतनी ही देर में क्या हुआ, जो मामा मामी रहते थे उनको फ़ोन मिलाया गया और उनसे बोला गया कि ऐसे ऐसे जो है दिक्कत हो गई है, तो बड़े वाले बेटे को, मतलब मामा मामी के बड़े वाले बेटे को भेजा जाए और जितनी जल्दी हो सके इनको तीनों को उस घर में से निकाल लिया जाए और फटाफट से जो उनका घर है मामा मामी का उसमें शिफ्ट कर दिया जाए। तो ये सुनने के बाद मामा मामी भी काफ़ी परेशान हो गए थे कि अचानक से हुआ क्या। तो मामा का जो बड़ा वाला लड़का था वो बाइक उठाता है और घर से दूरी रही होगी 15-20 मिनट की, तो मामा का बड़ा वाला लड़का फटाफट से बाइक लेके इनके आर के पुरम वाले घर में आ जाता है और नीचे वेट करने लगता है। अब ये जो कजन्स थे ये अपने मामा मामी के लड़कों से बहुत पहले मिले होंगे तो इनको हुलिया भी याद नहीं था। तो ये लोग जब नीचे आते तीनों भाग के, मीनाक्षी वैशाल वैशाली, तो नीचे आने के बाद देखते हैं कि सामने बाइक पे मामा का लड़का खड़ा है और मामा का लड़का इसी तरीके से देख रहा है कि अचानक से उन्हें जो चीज़ें पता चली थी वो भी बहुत घबराए हुए थे। तो वो देखते हैं कि मीनाक्षी अब नॉर्मल है और ये चीज़ उनको देख के ठीक लग रहा था। अब डिसीज़न लेना था कि बाइक 1 और जाने वाले 4, तो कैसे जो है पहले किसको ले जाया जाएगा। इनका आपस में जो डिसीजन बनता वो यही होता है कि जो मामा के लड़के आए थे वो सबसे पहले वैशाली और मीनाक्षी को लेके जाएंगे, उसके बाद वो वापस आएंगे और फिर विशाल को लेके जाएंगे। इसी तरीके से बाइक पे बैठाते हैं और बाइक को सीधा घर पे लगाते हैं। वहाँ पर वैशाली और मीनाक्षी को छोड़ के ये वापस आते हैं। अपने छोटे वाले भाई को इस बार जो है मामा के लड़के लेके आए थे और जब ये लोग वापस आते हैं तो आने के बाद देखते हैं कि विशाल वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से डरे हुए हैं और वो भी वेट कर रहे थे कि उनको भी ले जाने के लिए जल्दी से कोई आ जाए। अब इनका जो घर था वो 4th फ्लोर पे था और विशाल बार बार मुड़ के डरते हुए देख रहे थे कि ऊपर से कोई आ ना जाए। तभी अचानक से मामा के लड़के आते हैं और फटाफट से बोलते हैं कि जल्दी बैठो विशाल, हमें घर पर जाना है, हम लेट हो रहे हैं। विशाल बैठते हैं और बाइक पे निकल जाते हैं। मुश्किल से ये लोग 10 मिनट आगे निकले थे, तभी अचानक से विशाल बोलते हैं कि भाइयों फटाफट से बाइक रोको, मैं बहुत बड़ी चीज़ भूल गया हूँ। जो चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ उसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये कैसी बेवकूफ़ी थी, लेकिन सच में ये चीज़ हुई। विशाल बाइक रुकवाते हैं मामा के लड़कों से और अचानक से बोलते हैं कि प्लीज़ भाई मेरे फ़ोन का चार्जर घर पे रह गया, एक बार प्लीज़ चार्जर मुझे दिलवा दो। तो ये लोग बोलते हैं कि भाई चार्जर हमारे घर पे भी रखा हुआ है। तो विशाल बोलते हैं कि भाई मेरे पास आईफोन है, आप लोगों के पास आईफोन है? तो बोलते हैं नहीं हमारे पास एंड्रॉयड है। तो ये लोग बात करते हैं आपस में, पता चलता है घर में किसी और के पास आईफोन है ही नहीं। तो विशाल के बोलने पे मामा के लड़के इन्हें लेके जाते हैं
और विशाल जैसे ही अपने घर में घुसते हैं चार्जर लेने के लिए, तो मामा के छोटे वाले जो लड़के थे वो अचानक से पोजेस हो गए और वो इतनी बुरी तरीके से पोजेस हुए कि वहाँ पर वो रेंगने लगे, बुरी तरीके से रोने लगे। अब यहाँ पे डर का माहौल बन गया। मामा के जो बड़े लड़के थे और विशाल वहाँ पे देख रहे थे कि मामा जी के छोटे वाले लड़के पोजेस हो गए हैं। भभूत लेके भागे। विशाल जो थे माथे पे लगाई छोटे वाले भाई के, मामा के छोटे वाले बेटे के। भभूत लगाने के बाद फटाफट से वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में सबसे आगे मामा के बड़े वाले लड़के, बीच में इन्होंने बैठा रखा था जो पोजेस हो रखे थे मामा के छोटे वाले लड़के, और सबसे पीछे विशाल बैठे हुए थे। अब ये लोग बाइक लेके घर की ओर जा रहे थे, लेकिन बीच में ऐसा लग रहा था कि मामा के जो छोटे वाले लड़के हैं उनके अंदर बार बार पोजेशन आ रहा है। तो ये एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जो ये घर वालों को भी नहीं बताते, और सबसे पास में जो हनुमान मंदिर था वहाँ पे बाइक लगा लेते हैं। बाइक लगाने के बाद मामा के जो बड़े वाले लड़के हैं वो अपने भाई को बोलते हैं, छोटे वाले को, कि चल हनुमान मंदिर के अंदर चलना है। तो वहाँ पर जो छोटे वाले भाई थे मामा के छोटे वाले लड़के, वो वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देते कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे हाथ मत लगाओ, मैं मंदिर में नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर ठीक हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, बताया ना मैंने, मैं नहीं जाऊँगा। कैसे न कैसे ये वहाँ पर पंडित जी को अप्रोच करते हैं। जो पंडित जी अंदर बैठे थे वो पंडित जी बस देख के बताते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इसे घसीट के अंदर ले आओ, क्योंकि वो बाहर खड़ी होकर देख रही है। ये जब सुनते हैं कि देख रही है, ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और मामा के छोटे वाले लड़के को धक्का मार मार के अंदर लेके आ जाते हैं। वहाँ पर जो पंडित जी थे वो भभूत लगाते हैं और कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। तब मामा के लड़के जो थे छोटे वाले वो नॉर्मल होते हैं। आधे घंटे बाद ये मंदिर से घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद मामा मामी वहीं पे थे, वैशाली, वैशाल, मीनाक्षी, दोनों मामा मामी के लड़के सब वहीं पे थे। तो ये लोग आपस में बैठ के बातचीत कर रहे होते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उस टाइम पर क्या होता है, जैसे पुराने कंप्यूटर के टेबल होते हैं, वहाँ पर कुर्सी लगी हुई थी। तो जो मामा के छोटे वाले लड़के थे वो उस कुर्सी पे बैठे हुए थे और बेड पे जो थी मीनाक्षी लेटी हुई थी। ये दोनों आराम से बैठे हुए थे। अचानक से क्या होता है, दोनों ही एक साथ बुरी तरीके से चिल्लाना शुरू करते हैं और अचानक से रोना शुरू कर देते हैं। जब ये लोग अचानक से मामा के छोटे वाले लड़के की तरफ देखते हैं तो जो लड़का कुर्सी पे बैठा था वो दोनों पैर उछाल के एकदम से बेड पे आके बैठते हैं। दोनों बुरी तरीके से रो रहे थे और चिल्ला रहे थे, जिसे देखने के बाद घर वाले बुरी तरीके से डर रहे थे। तो मामी जी जो थी उन्होंने अचानक से क्या करा, मीनाक्षी की मम्मी को फोन मिलाया और बताया कि ऐसे ऐसे अभी तक मीनाक्षी के साथ कुछ ना कोई दिक्कत हो रही थी, लेकिन इन लोगों ने पागलपंती करी और ये चार्जर लेने चले गए, जिसकी वजह से मेरा छोटा वाला लड़का जो है वो भी बुरी तरीके से पोजेस हो गया। तो मीनाक्षी की जो मम्मी थी वो सबसे पहले डिसीजन लेती है कि मैं अपने लड़के को फटाफट से आप लोगों के पास भेजती हूँ जिनकी शादी हो रखी है। तो आप एक काम कीजिए, घर में हनुमान चालीसा चला लीजिए और जितनी जल्दी हो सके अपने घर में जोत जलाइए, जितनी ज़्यादा हो सके कमरों को बंद कर लीजिए, खिड़कियाँ बंद कर लीजिए। मीनाक्षी के भाई का बहुत बुरा हाल हो रखा था। जब वो पूरे रास्ते आए, जैसे ही मीनाक्षी के बड़े भाई आते हैं वो देखते हैं कि मीनाक्षी अचानक से अपने बड़े भाई को देख के सीधा लेट जाती है और उनके हाथ पैर पूरी तरीके से अकड़ जाते हैं। मीनाक्षी के भाई भागते हैं, अपनी बहन के हाथ पैर खोलने की कोशिश करते हैं। मामा मामी भागते हैं, हाथ पैर खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई पत्थर पड़ा हुआ है जो अपनी पोजीशन से हिल नहीं पा रहा है। मीनाक्षी के पापा जो थे इन सब चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा डर गए थे। जब वो उत्तराखंड में थे उन्होंने क्या करा, एक मौलवी से बात की और उन मौलवी को फटाफट से बोला कि ऐसे ऐसे आप जो है एड्रेस दिया उनको और बताया कि मामा मामी के घर पर मेरी बेटी और उनके बेटे के साथ बहुत बुरी कोई चीज़ आ गई है, तो आप फटाफट से जाओ और देखो। इन सब चीज़ों को होते देख काफ़ी टाइम बीत गया था। तो मौलवी अपने टाइम पे निकल गए थे। जब इनके भाई वहाँ से निकले थे मीनाक्षी के, मौलवी आते हैं घर पे और मौलवी देखते हैं और अचानक से जो मीनाक्षी थी जो अभी तक पत्थर बन के लेटी थी वो सीधा बेड पे कूद के खड़ी होती है और ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देती है और मौलवी को एक ही बात बोलती है कि तू आ गया, मुझे निकालेगा, अभी तक ये सब तो मुझे पकड़ नहीं पाए, मेरे हाथ खोल नहीं पाए, तू तो क्या ही करेगा मौलवी। अब मौलवी जो यहाँ पर आए थे ये सुनने के बाद उनको काफ़ी गुस्सा आ गया कि मेरे खिलाफ ऐसी बातें बोलना। क्या लगता है कि अगर एक मौलवी आएगा और मौलवी अपने बारे में ये सब कुछ सुनेगा तो क्या मौलवी शांत रहेगा? तो यहाँ से मौलवी भी बोलना शुरू करते हैं कि अभी मैं आया हूँ ना, देख लूँगा तुझे तू कौन है, चिंता मत कर, निकाल के ही जाऊँगा। अब जैसे मौलवी ने ये चीज़ बोली कि मैं निकाल के जाऊँगा, अचानक से मीनाक्षी के अंदर जो एंटिटी थी वो दोबारा से चिल्लाने लगी, रोने लगी, हंसने लगी, बार बार एक ही बात, मैं निकाल के जाऊँगा, चिंता मत कर। और उधर से यही कि तू निकाल के दिखा, तू निकाल के दिखा, तू मुझे छू भी नहीं सकता। ये बोलने के बाद क्या हुआ, इधर से जो मौलवी थे अपने साथ एक पानी लेके आए थे जिसको शायद उन्होंने फूका हुआ था। वो पानी जैसे ही मीनाक्षी की तरफ मारा, मीनाक्षी एकदम से शांत नीचे बैठ गई। अब एक जो सबसे बड़ा टास्क था कि पानी मारने के बाद जो मीनाक्षी शांत बैठी थी वो पानी उनको पिलाना भी था। लेकिन जैसे ही पानी पिलाने के लिए मौलवी आगे आए तो जो मीनाक्षी थी उन्होंने क्या करा, उन मौलवी को इतनी ज़ोर से लात मारी कि मौलवी पीछे होके गिर गए। तो सारे घर वालों को ये ऑर्डर दिया गया कि जितनी जल्दी हो सके मीनाक्षी को नीचे लेटाओ, इसके हाथ पैर अकड़ेंगे, पकड़ो, लेकिन पानी पिलाना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से 15 मिनट तक ये प्रयास हुआ। उसके बाद मौलवी जो थे उन्होंने पानी मुँह में रखा और जैसे ही सरकाना शुरू करा, मौलवी के ये काम करने पर जो मीनाक्षी थी वो शांत होकर बैठ गई।
जैसे ही वहाँ पे मीनाक्षी शांत होती है, मीनाक्षी अपने होश में आती है और वो बोलती है कि क्या हो रहा है यहाँ पे भैया, आप कब आए भैया? तो वो जो भाई थे वो बोलते हैं नहीं बहन कोई दिक्कत नहीं है, तेरी बस तबीयत खराब है तो वही मैं देखने आया था, कोई नहीं तू आराम करना। तभी मौलवी बोलते हैं कि यहाँ पर कोई आराम नहीं करेगा, फटाफट से उठो, उस आर के पुरम वाले घर में जाना है। वहाँ पर वो एंटिटी वहीं पे वेट कर रही है, वो बार बार यहाँ आ रही है और वहाँ जा रही है, उसे वहाँ पे जाके हमें जड़ से ख़त्म करना होगा, वरना इस लड़की को वो लेके चली जाएगी। घर वाले तो फिर भी डिसीजन बनाने को तैयार थे, लेकिन ये सुनने के बाद मीनाक्षी जो वहाँ पर रिएक्ट कर गई, मीनाक्षी एकदम से चिल्ला के बोलती कि मौलवी जी मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मैं प्लीज़ वहाँ नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी, वो मुझे पकड़ लेगी। मौलवी बोलते कि वहाँ पर जाना पड़ेगा। बोलते बोलते अचानक से मीनाक्षी की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए, हाथ एकदम से वाइब्रेट करने लगते और एक ही बात, मैं नहीं जाऊँगी मौलवी जी, प्लीज़ मैं नहीं जाऊँगी वहाँ पर, मैं नहीं जाऊँगी, कोई मुझे नहीं लेके जाएगा। मौलवी जो थे उन्होंने बोला कि इस चीज़ का समाधान वहीं पे जाके होगा, जितनी जल्दी हो सके वहाँ पे चलना होगा, इससे पहले कि सुबह हो जाए। ये लोग गाड़ी में वहाँ से निकलते हैं और जैसे ही ये घर के बाहर पहुँचते हैं, 4th फ्लोर पे घर था, मीनाक्षी ऊपर देखती है और मौलवी को देख के चिल्लाने लगती है, जो मौलवी वहाँ पे खड़े थे, कि देखो देखो वो वहाँ पे मेरा वेट कर रही है, वो मुझे लेके जाएगी, प्लीज़ मुझे ऊपर मत लेके जाओ। घर वाले देख रहे हैं ऊपर तो कुछ भी नहीं है, क्या चल क्या रहा है? तभी मौलवी एकदम से बोलते हैं ये लड़की सही कह रही है, वो ऊपर खड़ी होकर से देख रही है, मुस्कुरा रही है, वो मजाक बना रही है हमारा, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, हमें चलना होगा। मौलवी मीनाक्षी को हिम्मत देते हैं कि बेटा मैं हूँ ना, अभी तक तेरे को ठीक कर रहा हूँ, तो क्यों डर रही है, लेकिन अंदर जाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस हिम्मत को लेके मीनाक्षी सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करती हैं और एक एक सीढ़ी पर जैसे वो कदम रखती है, वो जो एंटिटी थी वो मीनाक्षी की आंखों में देखकर उल्टा चलना शुरू करती है। एक एक सीढ़ी में ये हिम्मत समझिए मीनाक्षी की, कि मीनाक्षी आंखों में आंखें मिलाकर उस एंटिटी के चलने लग रही थी। उस एंटिटी का जो चेहरा था वो इतना बुरा था कि मीनाक्षी बुरी तरीके से डरी हुई थी। तो मौलवी जो थे वो धागा निकालते हैं और धागा देते हैं और मीनाक्षी को बोलते हैं कि बेटा उस तरफ मत देख, इस धागे को पहन ले और तू आराम से सोने की कोशिश कर। मीनाक्षी ने अपनी रिकॉर्डिंग में बताया कि अक्षय भाई आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैंने उस धागे को बांधा मेरा शरीर इतना हल्का हो गया, उसके बाद मैंने उस एंटिटी की तरफ देखा ही नहीं। मेरी कब आंख लग गई मुझे नहीं पता। जो मेरे मौसा मौसी थे वो उत्तराखंड से वापस आ चुके थे, मम्मी अभी नहीं आई थी, लेकिन मौसा मौसी आ चुके थे। जब मेरी आंख खुली मुझे पता चला सुबह 11 बज चुके थे और मेरे सोते सोते जो मेरे कज़न्स ने मुझे बताया कि जो मौसा मौसी आए थे, मौसी जो थी उन्होंने फटाफट से अखंड ज्योत को पूरी तरीके से दोबारा बरकरार रखा और वहाँ से मंदिर से भभूत उठा के मीनाक्षी के ऊपर लगा दी गई है। जब सुबह इनकी आंख खुलती है तो 11 बज रहे थे, अचानक से देखती कि सामने से मौलवी चल के आ रहे थे। जो मौलवी आए थे मीनाक्षी तो उनसे गुस्सा बैठी थी, क्योंकि जब मौलवी शाम को जा रहे थे ये बोल के कि मैं जा रहा हूँ धागा दे के, तो मौलवी के सामने मीनाक्षी बहुत रोई थी कि इस पूरे घर को जाने दो, बट मौलवी जी आप मत जाओ क्योंकि आप चले गए तो वो मुझे मार देगी। मौलवी जी ने इन्हें बहुत समझाया था, फाइनली धागा दे के चले गए थे। जब सुबह 11 बजे आते हैं तो अचानक से क्या हुआ, जो मीनाक्षी आराम से लेटी हुई थी वो फिर दोबारा रोना शुरू कर देती है। ऐसा लगता है जैसे फिर दोबारा मीनाक्षी के ऊपर पोजेशन आ गया है। तो मौलवी जो वहाँ पर आए थे वो देखना शुरू करते हैं तो वो एंटिटी अब भी वहीं थी और वो जो मौलवी थे वो बोलना शुरू करते हैं कि वो अब भी यहाँ से नहीं गई है, वो औरत अब भी यहीं की यहीं खड़ी हुई है। इन सब चीज़ों के बाद क्या हुआ, जो मीनाक्षी थी वो बुरी तरीके से रोने लग रही थी और वो बार बार यही कह रही थी वो औरत वहीं खड़ी है और वो मुझे देख रही है घूर के, वो किसी भी टाइम अंदर आ जाएगी, मुझे मार देगी। तो जो मौलवी थे वो वहाँ पर बोलते कि बेटा क्यों डर रही है तू, मैं आ गया हूँ ना। और जो मौसी जी खड़ी थी उन्हें बोलते कि एक परात लाओ, उस परात के ऊपर 5 कपूर लगाओ और बीच में एक मोमबत्ती लगानी है, उस मोमबत्ती को जलाना है। जब तक वो मोमबत्ती ख़त्म नहीं होगी मीनाक्षी वहीं बैठी रहेंगी और मोमबत्ती को ख़त्म होने के बाद भी मीनाक्षी वहीं रहेंगी, सिर्फ मौलवी अंदर आएंगे उस कमरे में और कोई भी नहीं आएगा। मीनाक्षी वहाँ बैठी रही मोमबत्ती को जलाकर, कपूर तो जल चुके थे। मोमबत्ती जब तक पिघलती रही मीनाक्षी बुरी तरीके से डरती रही। मीनाक्षी ने अपनी रिकॉर्डिंग में बताया कि मुझे ऐसा लग रहा था वो एंटिटी मेरे बिल्कुल बगल में खड़ी है, जो मेरे कान में बार बार बोल रही है तुझे लेके जाऊंगी, तुझे लेके जाऊंगी, तुझे लेके जाऊंगी। मीनाक्षी ने देखा जब पूरी मोमबत्ती पिघल चुकी है तब मौलवी अंदर आते हैं। सब खिड़की से देखने लग रहे थे हो क्या रहा है। मौलवी अंदर आते हैं तो वो पानी मारते हैं उस प्लेट पे। अचानक से वहाँ पर एक फीमेल का फेस बन जाता है, उस एंटिटी का पूरा चेहरा उस परात पे आ गया था। फिर भी मौलवी हाथ नहीं लगाते उस प्लेट को और सबको अंदर बुलाते और मौसी मौसा को दिखाते कि देखो ये है वो फीमेल एंटिटी जो इसके साथ घूम रही है। मौलवी वहाँ पर जो थे एक धागा निकालते हैं, उस पर पानी फूकते हैं और मंत्रों से अभिमंत्रित करके बोलते हैं बेटा मीनाक्षी तेरे गले से कभी धागा नहीं उतरना चाहिए, इस बात का ध्यान रखियो कि ये कभी भी ये धागा उतरे ना। और मौसा जी को बुलाते और बोलते कि एक काम कीजिए, चलते पानी में इस परात को बहा के आ जाओ, सब कुछ सही हो जाएगा, अब मीनाक्षी को कोई परेशानी नहीं होगी। तो इतने में क्या होता है, मौसा जी निकल जाते हैं और मौलवी जो है ये धागा देते हैं मीनाक्षी को। जैसे ही वो धागा मीनाक्षी ने अपने गले में डाला,
मीनाक्षी अचानक से थोड़ी देर के लिए सो गई और जब वो 5-10 मिनट बाद उठी तो उनको कोई एंटिटी नहीं दिख रही थी। उनकी बॉडी बहुत लाइट फील कर रही थी। तब तक मौसा जी वापस आ गए थे, जो आसपास का चलता नाला था जहाँ पर वो प्लेट डाल के आए थे। सब कुछ घर में नॉर्मल हो गया था, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया। लेकिन एक चीज़ जो आज भी क्वेश्चन बनी हुई है, हालांकि ये पूरा रियल इंसिडेंट यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में है कि मीनाक्षी के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन मामा जी के छोटे वाले लड़के के साथ क्या हुआ वो 2025 तक अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मीनाक्षी से जब मेरी बात हुई कॉल पे तो उन्होंने मुझे क्या बताया। अब हुआ क्या, सब कुछ ठीक हो गया था, बिल्कुल सब कुछ सही था। 2 महीने की बाद की बात है जब मीनाक्षी अपनी डेली रूटीन को फॉलो कर रही थी, जहाँ पर वो अपनी जॉब कर रही थी। बस से जाती थी, फिर आगे मेट्रो पकड़ती थी, फिर वापस आते टाइम मेट्रो से बस से अपने घर पहुँचती थी मौसा मौसी के। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन वो शाम को वापस आती है और चेंज कर रही थी। वो चेंज करते टाइम उनके गले से वो धागा उतर गया। धागा उतरते ही जैसे कपड़े आप खींचते हो तो धागा साथ में खींच के आ गया। उन्होंने क्या करा, मीनाक्षी ने उस धागे को दोबारा डाल लिया, ये सोच के कि वो धागा उस तरीके से काम करेगा। लेकिन पहले भी जो मौलवी आए थे उन्होंने ये समझाया था कि धागा अगर एक बार उतर गया तो उसकी सारी पावर ख़त्म हो जाएगी, तो बहुत ध्यान से रखना उस धागे को। उसी रात अचानक से मीनाक्षी के साथ सब कुछ फिर दोबारा वही होना शुरू हो गया। उनकी पूरी बॉडी अकड़ गई और वो फिर दोबारा रोने लगी, हंसने लगी। भभूत लगाई गई, मंत्र का जाप करा गया। फिर दोबारा जो है मीनाक्षी की मम्मी को फ़ोन करा गया तो देवी आई, और जो देवी उनके ऊपर आई थी उन्होंने बताया कि इसके साथ फिर दोबारा वो एंटिटी आ गई है, तो जितनी जल्दी हो सके मौलवी को बुलाओ। अब इन सब चीज़ों में मीनाक्षी ने अपने मौसा मौसी या किसी को भी ये चीज़ नहीं बताई थी कि वो धागा उतर चुका था। तो जब मौलवी पूछते कि तूने ऐसा क्यों करा, तो मीनाक्षी बोलती कि मैं बहुत डर गई थी, मुझे ऐसा लगा मैं घर वालों को बताऊंगी, मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि अपनी जान को बचाने के लिए एक धागा मुझे मिला था और वो भी मुझसे संभाला नहीं गया। तो मौलवी बोलते कि अब इस धागे का कोई भी हिस्सा किसी काम का नहीं रहा, इसे उतार के किसी पीपल के पेड़ पे चढ़ा दो। और जो मौलवी थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक और नया धागा बना दूंगा तो 2-3 महीने बाद फिर उतर जाएगा। तो मौलवी बोलते कि आप एक काम करो, आपको परमानेंट सॉल्यूशन करवाने की ज़रूरत है। तो जो मौसी जी थी वो मीनाक्षी की मम्मी को फ़ोन करती है और बोलती है कि मौलवी जी बोल रहे हैं कि मैं धागा बना तो दूंगा, लेकिन ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है, क्योंकि वो रोक लेंगे, वो इन सब चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते। तो उधर से जो मीनाक्षी की मम्मी थी वो बोलती कि कोई नहीं, मैं एक काम करती हूँ, जो हमारे उत्तराखंड में पोखरी हैं, तो वहाँ पर उत्तराखंड में जो करने वाले होते हैं इन सब चीज़ों को ठीक, वो पोखरी होते हैं। तो मीनाक्षी की मम्मी बोलती कि मैं उनसे बात करती हूँ और उनको बुलाती हूँ, तब तक आप एक काम करो, मौलवी जी को बोलो कि इनको धागा दे दें। तो जब धागा देने की बात होती है, मौलवी यही बोलते कि अगर मैं धागा दूंगा तो आपके जो पोखरी आएंगे वो इस धागे को हटाएंगे, मैं यहाँ पे होऊंगा नहीं होऊंगा। इससे अच्छा है कि 2 दिन में अगर वो आ रहे हैं तो मीनाक्षी को बोलो पूजा पाठ करें और इस धागे के भरोसे ना रहें, उनको पोखरी को आने दो। अब ये मौलवी बोल के वहाँ से निकल गए। 2 रातें इनकी बड़ी मुश्किल से निकली। फिर उसके बाद जो उत्तराखंड से पोखरी बुलाए गए थे वो पोखरी आए। उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था और उनके पास एक अच्छी खासी नॉलेज थी, मतलब ऐसा लग रहा था हाथ में वो एक त्रिशूल लेके आए थे जो उन्होंने मौसी जी को पकड़ाई। लेकिन जो सबसे अलग चीज़ थी, जैसे ही उन्होंने इनके घर में कदम रखा वो खेल गए, मतलब उनके ऊपर ऐसा लगा उनकी देवी आ गई। आने के बाद उनका आसन लगाया गया और वो जैसे होता है ना, एकदम से उनका फेस थोड़ा सा हिलने लगता है और बार बार खींच के डकार आनी शुरू होती है, कोई चीज़ जैसे खींचना शुरू करती है अंदर उनकी बॉडी में। अचानक से वो पूछना शुरू करते हैं सामने बैठे मीनाक्षी से, कौन है तू, सच सच बता कौन है और इसके अंदर क्यों आई है और क्या चाहती है। मैं देख तो पा रही हूँ कि तू फीमेल एंटिटी है, पर तू है कौन। और ये सब देखने के बाद जो पोखरी थी वो अचानक से मौसी जी को बोलते कि एक परात लाओ, उसमें चावल डालो और सिंदूर डाल देना, उन चावल को लाल कर देना, अब उनका काम यहाँ पर होगा। तो मौसी जी जाती है, एक बड़ी परात में चावल के ऊपर सिंदूर डाल के लेके आती है। यहाँ से जो पोखरे थे वो पूछना शुरू करते कि क्या चाहती है, क्यों आई है। उधर से मीनाक्षी जो आराम से बैठी हुई थी, मीनाक्षी सिर्फ एक बार ऊपर देखती है, मुंह नीचे करती है। अब वो बोलना शुरू करती है कि मैं इसे लेके जाऊंगी, मैं तो अपने रास्ते पे आराम से बैठी थी, यही तो थी जो मेरे ऊपर से गई, इसी ने तो सिंदूर को रौंदा था। तो वहाँ पर पोखरी जो थे वो बोलना शुरू करते, ये हमारी बच्ची है, तू इसे कहीं नहीं लेके जाएगी, तू ये बता तू है कौन। फिर वो एंटिटी बताना शुरू करती है, यहाँ से 4 गली दूर वो लड़का था जिससे मैं प्यार करती थी, उस लड़के ने मेरे को यूज़ किया। मैं उसके घर पे गई जब बात करने के लिए, उसके परिवार वालों ने और उस लड़के ने मुझसे शादी करने के लिए साफ साफ मना कर दिया। 3री मंजिल से वो जो लड़की थी वो सीधा वहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड से डिच होने के बाद उसने क्या करा, उन्हीं के घर से 3री मंजिल से जंप लगा दी। ये पूरा रियल इंसिडेंट जो बताया जा रहा था, वो जो एंटिटी बता रही थी, ये मौसी जी को भी पता था, ये मौसा जी को भी पता था कि ऐसे ऐसे जब ये लोग शिफ्ट हुए थे यहाँ पर, उस टाइम पे एक लड़की थी जिसने शादी से डिच होने की वजह से, मतलब बॉयफ्रेंड ने डिच कर दिया था, तो उस लड़की ने वहाँ से कूद के उस घर से जान दे दी थी अपनी। अब इसके बाद क्या हुआ,
वो लड़की तो मर गई, लेकिन उसकी जो आत्मा थी उन घर वालों को परेशान करती थी। तो उन्होंने क्या करा, किसी पंडित तांत्रिक को बुलाकर उस लड़की की आत्मा को जाकर चौराहे पे उतार दिया, और जिस रास्ते से शॉर्टकट लेके मीनाक्षी आती थी, वो जो सुनसान रास्ता था, वहाँ पे आते टाइम जो सिंदूर फैला हुआ था वहाँ पर, वो जो है मीनाक्षी के पैर से टकराया और उसके बाद मीनाक्षी के साथ ये एंटिटी खोली। तो मतलब जो उतारा करा हुआ था वो इनके ऊपर आ गया था। मौलवी जो आए थे उनसे वो चीज़ उतारी नहीं गई, उन्होंने तो बांध रखा था। लेकिन जब पोखरी आए थे उन्होंने क्या करा, उनसे पूछना शुरू करा कि अब तू जाने का क्या लेगी। तो वो एंटिटी बार बार बोलने लगी, मुझे बदला चाहिए, मुझे बदला चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे बदला चाहिए। तो इन्होंने जो पोखरी आई थी, इन्होंने बोलना शुरू करा कि तू अगर बदला चाहती है तो उससे जाके बदला ले, इससे क्यों तू इसके पीछे पड़ी हुई है। तो वो ये बताने लगती है जो एंटिटी थी कि वो डेली वहाँ पे उतारे का सामान रख रहे हैं, जिस वजह से मैं वहीं पे बंधी हुई हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि उस रास्ते से कोई उनके घर के आसपास जाए तो मैं उसे पोजेस करूँ ताकि उस घर तक मैं पहुँच पाऊँ। लेकिन ना तो उस रास्ते पे वो लोग आते और ना वहाँ पर कोई जाने वाला है उनके मोहल्ले में जिनको मैं पोजेस कर लूँ। अब जो पोखरी आए थे वो पूछना शुरू करते कि उतारा करा हुआ है मतलब। तो वो जो एंटिटी थी वो बताना शुरू करती है कि हर 3 दिन में ये लोग मेरे लिए उतारा करते हैं। मतलब जो लड़के की फैमिली थी वो हर 3-4 दिन में वहाँ पे उतारा करके जाते हैं। जो उनके पंडित तांत्रिक थे उन्होंने बता रखा है कि हर 3-4 दिन में आपको उस गली में उतारा करना है जहाँ पर उस लड़की को स्थान मिला हुआ है, मतलब जो एंटिटी वहाँ पर है। अब जो पोखरी आए थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। उन्होंने बोलना शुरू करा, जो उनके अंदर देवी थी, कि ऐसा है, मैं नहीं चाहती कि मैं तुझे भस्म कर दूं, मैं तुझे स्थान दे दूंगी, मैं तुझे रास्ता दे दूंगी, लेकिन इस लड़की को छोड़ दे। तो वहाँ पर जो एंटिटी उनके अंदर आई थी, मीनाक्षी के अंदर, वो रोना शुरू कर देते कि माँ मेरी क्या गलती थी, मैं उस लड़के से प्यार करती थी, मैं उससे शादी करना चाहती थी। तो जो देवी आई थी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बातचीत करी और उसके बाद बोला कि बेटा देख, अब क्या हो सकता है, तू इस दुनिया में तो रही नहीं, इस बच्ची को परेशान करके क्या मिलेगा। तो वो जो एंटिटी थी उसने समझना शुरू करा। तो यहाँ से जो पोखरी आए थे उन्होंने बोलना शुरू करा कि बता तेरी ख्वाहिश क्या है। तो ये बताना शुरू करती है जो एंटिटी थी कि मैं बहुत भूखी हूँ, पहले तो मेरे को खाना दो। तो उस टाइम पर जो मीनाक्षी के अंदर एंटिटी आ रखी थी उसने 25 रोटी खाई, पूरा मग्गा भर के चाय पी। उसके बाद वो जो एंटिटी थी वो वहाँ से मीनाक्षी को छोड़ के चली गई। इसके बाद क्या हुआ, जो वहाँ पोखरी आए थे उन्होंने बताया कि मीनाक्षी को 6 महीने तक इन चावलों को, जो परात में चावल थे, लाल सिंदूर में चावल थे, इनको पोटली बना के अपने बेड के नीचे रखना है, मतलब तकिए के नीचे वो रख के सोएगी 6 महीने तक। डेली एक चावल के दाने को बिना चबाए सीधा सटकना है। उसके बाद 6 महीने तक ना ये परफ्यूम लगा सकती है, ना ही ये चटक कपड़े पहन सकती है, ना ही शोशाबाजी कर सकती है और ना ही मीठा खाएंगी। 6 महीने तक इसी तरीके से सब कुछ रहा, सब कुछ बहुत सही चला। 6 महीने बाद दोबारा उत्तराखंड से उन पोखरी को बुलाया गया, जिन्होंने फिर दोबारा पूजा करी। उसके बाद मीनाक्षी को सारी अनुमति मिली कि आप अपनी लाइफ में आराम से रह सकते हो, अब आपके साथ कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मीनाक्षी ने मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन खुद दिया कि जो लोग होते हैं, जो लोग टोटके को नहीं मानते, 2 तरीके के टोटके बताए मीनाक्षी ने, क्योंकि वो उत्तराखंड से है तो ये मैसेज डिलीवर करना बनता है। उन्होंने बताया 2 तरीके के टोटके होते हैं। एक होता है कि जो सेकंड के हिसाब से काम करता है, मतलब मीनाक्षी के ऊपर इस तरीके से काम करा क्योंकि उन्होंने बताया कि उनका ऑरा बहुत ज़्यादा वीक था। दूसरा जो टोटका होता है वो टाइम लेता है अपना असर दिखाने में, और दोनों ही टोटके जानलेवा होते हैं। तो उन्होंने बोला है जो लोग आए दिन मटकों पे से गाड़ियाँ चढ़ा देते हैं या बाइक निकाल देते हैं, सिंदूर चूड़ियाँ पड़ी हैं, नींबू कट के पड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों को सावधान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो ऐसे टोटकों को बहुत हल्के में ले लेते हैं। मीनाक्षी तड़पती रही, सोचो 1 से 2 दिन में उनका क्या हाल कर दिया। उन्होंने बताया कि अक्षय भाई, मैं उभरने में ना, मेरे को आज तक 2025 10 साल ऊपर हो चुके हैं, लेकिन मैं ढंग से उभर नहीं पा रही, और इन सब चीज़ों का असर अभी तक तो है, पूरी ज़िंदगी मेरे पे रहेगा। कि मैं किसी गली में जाती हूँ ना तो 100 बार देखती हूँ कि कोई चूड़ी या बिंदी ना पड़ी हो जिस पर मेरा पैर लग जाए। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि मीनाक्षी, उनका परिवार, जो भी सब हैं, सब बिल्कुल सलामत रहें। लेकिन आखिरी में जो मैंने आपको बोला था कि मैं बताऊँगा कि मामा के छोटे लड़के के साथ क्या हुआ, तो उनके पितर उनसे रूठे हुए थे। ऐसी जगह पर जाने पर उनके जो पितर थे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, जिसकी वजह से अब मीनाक्षी से जब मेरी कॉल पे बात हुई और मैंने पूछा कि मामा के लड़के के साथ क्या हुआ, तो मीनाक्षी ने साफ साफ बता दिया कि अक्षय भाई, अभी तक मेरे मामा का लड़का ठीक नहीं हो पाया क्योंकि उनके पितर अभी तक रूठे हुए हैं उनसे। खैर, आखिरी में आके मेरी आपसे क्या रिक्वेस्ट होती है, जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले और इस रियल इंसिडेंट को भेज दे उन लोगों तक जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं, ताकि उनको भी सीख मिल जाए। जो लोग ऐसे ही टोटके को रोनते चले जाते हैं, टक्कर मारते घूमते हैं, उनको थोड़ी सी सीख मिल जाए। इसके बाद यही कहूँगा कि हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, जहाँ पर लोग आ रहे हैं अपनी आप बीती बताने के लिए, तो आप क्यों पीछे हट रहे हो, जाके उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप भी उसका सदस्य बन सकते हैं। आप ही का वो चैनल है। आपको करना क्या है, पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। अगर आप आके चैनल पर जनता के सामने अपना पूरा रियल इंसिडेंट बताना चाहते हैं तो
जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए अक्षय भाई हम भी पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, दिल्ली में हमारा सेंटर है। टीम एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। आप भी जनता जनार्दन के सामने पूरा अपना रियल इंसिडेंट बता सकते हैं। इसके बाद जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को आप प्यार दे रहे हैं इसी तरीके से बनाए रखिए, जितना ज़्यादा हो सके जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये वीडियो मेरे को बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी। घर में जितना हो सके प्यार बनाए रखिए, माँ बाप की इज्जत कीजिए, बुजुर्गों से प्यार कीजिए, भाई बहनों को साथ रखिए और उन्हें हमेशा सिखाइए कि बाहर के लोगों से लेकर खाना बंद करें, दूसरों से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कम रखें, दोस्तों पे भरोसा कम करें, रिलेटिव से दूर रहें और जितना ज़्यादा हो सके हमारी वीडियोस को देखें और उससे सीख लें। टिल देन नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। यकीन नहीं मानोगे, मैं 2 रोटी से कभी ज़्यादा नहीं खाती। उस दिन मैंने 15-20 रोटी खाई होंगी, 15 से 20 रोटी खाई होगी। हिंट दी होगी या कुछ भी हुआ होगा, क्योंकि मरी तो उन्हीं के घर की छत से थी, वो सुसाइड तो उन्हीं के घर से किया था। तो डर के मारे उन्होंने उसको वहाँ पे स्थान दे रखा था उस लड़की को। ना कोई मेकअप करना था, ना कोई परफ्यूम लगाना था, और एकदम हल्के कलर के कपड़े, चटक कलर के नहीं पहने, एकदम रेड, एकदम पीला, नीला, हरा, ऐसे नहीं। मुझे एक धागा दिया, मंत्र करके धागा दिया। उसने कहा आज ये धागा पहन ले, ये धागा पहन और क्या कल तक का वेट कर, मैं कल दोबारा आऊँगा। मैं उनके पैर पड़ गई कि प्लीज़ आप मत जाओ,